हेलो एवरीवन, हम इस लेक्चर में एडिटोरियल की मैगजीन जो वार्षिकांक आई है उसको कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए हैं, जिसमें कि फर्स्ट लेक्चर में आपका 100 क्वेश्चंस को कवर किया गया था एंड दूसरे में आपका पदाधिकारी, राष्ट्रीय नियुक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां और महिला जो प्रमुख महिलाओं की नियुक्तियां हुई है उसको भी हमने कवर कर लिया है। उस क्रम में ये तीसरा लेक्चर है जिसमें कि हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की विदेश यात्राएं कहाँ-कहाँ की हैं। 2024 और 25 की आपकी जो स्थानों के नाम परिवर्तन हुए हैं उसका भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर हमारा तीसरा टॉपिक होने वाला है इसमें विधानसभा चुनाव, जो क्योंकि बहुत सारे स्टेट में चुनाव हुए हैं, जिस स्टेट में हुए हैं वो चुनाव पढ़ने वाले हैं। दूसरा तूफान और चक्रवात अलग अलग देशों में आया है, उसके बारे में भी हम आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। दूसरा है फिर आपका समझौता ज्ञापन, जो प्रमुख समझौते रहे हैं, यानी कि प्रमुख समझौते जो हुए हैं उसको भी हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। प्रमुख समझौते को इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं और कुछ अन्य टॉपिक, यानी कि जिस तरीके के हमारा ये है नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं और 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम क्या क्या रहे, ये भी हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इसके आगे कुछ और टॉपिक हैं जैसे कि जीआई टैग का जो है वो हम कवर करने वाले हैं। 2024 और 25 में कौन किस किस को जीआई टैग मिला है उस टॉपिक को भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सरकार आगामी लक्ष्य कौन कौन है सरकार के, वो भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से एक दो टॉपिक और नए दिवस, जो कुछ नए दिवस मनाए गए हैं उसको भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम कवर करने वाले हैं कुछ एक दो टॉपिक और हैं, जो बस इतने ही टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि देखिए इस लेक्चर से ना बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि आपके 3 या 4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, क्योंकि ये टॉपिक वाइज है और टॉपिक वाइज हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्या है टॉपिक, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो विदेश यात्राएं रही हैं उससे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसे हम पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश यात्राएं, देखिए यहाँ से ना हमेशा एक क्वेश्चन आ जाता है कि वो कहाँ कहाँ घूमने गए थे, किस किस रिसेंटली यानी कि अभी हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री कहाँ की यात्राएं कहाँ कहाँ की थी। ठीक है, तो वो आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए आपके 2025 ये डेट है, डेट इसलिए कि पता चले कि रिसेंट में कहाँ गए हैं वो। ठीक है, तो 2 जुलाई से लेकर के 2 जुलाई से 9 जुलाई तक की उनकी यात्रा रही है। 2025 वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा इन्होंने करी है। 15 से लेकर 19 जून को कहाँ गए थे, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया में गए थे। 25 अप्रैल 2025 में कहाँ गए थे, सऊदी अरब में इन्होंने यात्रा की थी। फिर आपका 3 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल के बीच में थाईलैंड और श्रीलंका में गए थे। थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा इन्होंने की थी। 11 मार्च से लेकर के 12 मार्च के बीच में आपने कहाँ की थी, मॉरिशस की यात्रा की थी। 10 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक में कहाँ गए थे, फ्रांस और अमेरिका की यात्राएं की थी। 21 से लेकर 22 दिसंबर 2024 में कहाँ गए थे, तो कुवैत की यात्रा की थी। 16 से लेकर 21 नवंबर तक 2024 नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना गए थे। तो कहाँ गए थे, नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना गए हुए थे। और 2024 में अक्टूबर 2024 में कहाँ गए थे, रूस की यात्रा की थी। 10 से लेकर 11 अक्टूबर 2024 में कहाँ की यात्रा इन्होंने की थी, तो ये लाओस की यात्रा की थी। और उसके बाद ये दिसंबर 2024 में इन्होंने यूएसए की यात्रा की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट है, बस एक बार नजर रख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ गए थे, ताकि एग्जाम में कभी ऑप्शन आए तो इजीली आप उसे क्रैक कर पाए। ठीक है, सितंबर 2024 में कहाँ गए थे, बुरनोई और सिंगापुर की यात्रा की थी। अगस्त 2024 में उन्होंने पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा की थी। तो यहाँ हमारे प्रधानमंत्री पूरे एक साल में यहाँ यहाँ गए थे, इन देशों में गए थे और वहां पर जाके और काफी जगह जहाँ गए ना वो वहां का उन्होंने सर्वोच्च जो सम्मान है वो उनको वो भी दिया गया है। आगे हम बाद में उस अलग लेक्चर में उसे कवर करेंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक है आपका परिवर्तित नाम। देखिए बहुत सारे हमारे जो स्टेट हैं या बहुत सारी जगह हैं जिनके नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं रिसेंट में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी किसी स्टेट का या फिर किसी भी जगह का नाम परिवर्तित होता है तो वहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है आपका। ठीक है, तो इसे एक बार देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं।
देखिए, तो गया जी, गया का नाम बदल के क्या रखा है बिहार में, पूर्व नाम क्या था, पूर्व नाम, और बिहार में पहला नाम गया था, अभी उसका नाम गया का नाम बदल के क्या रख दिया, तो गया जी रख दिया। क्या रख दिया है, गया जी। किसका, बिहार में जो एक स्टेट है, बिहार में आपका एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम गया है, उसका नाम क्या रख दिया है अभी, गया जी कर दिया गया है। ठीक है, सिल्क्यारा टनल, सिल्क्यारा टनल का नाम बदल कर रख दिया है बाबा बोखनांग सुरंग। क्या रख दिया है, सिल्क्यारा टनल का नाम बदल कर रख दिया गया है बाबा बोखनाग सुरंग। ठीक है, ये आपका रख दे। ठीक है, तो अभी इन्होंने किसका नाम बदल के रखा है, फिर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल के रख दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो फिर फोर्ट विलियम का नाम बदल कर रखा है विजय दुर्ग कर दिया गया है। कॉर्नक ब्रिज का नाम बदल के सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदल कर के रख दिया गया, सावित्री बाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। किसने किया है, अमेरिका ने किया है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी जो मैक्सिको के बीच में आती है उसका नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया है, तो अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। पोर्ट वेलर अंडमान निकोबार में जो आता है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, उसका श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। उसके बाद पुणे हवाई अड्डे का नाम बदल कर रख दिया है संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। लद्दाख के काकसर पुल का नाम बदल कर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। ठीक है, दिल्ली के सराय काले खां का चौक का नाम बदल के बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडपम कर दिया गया है। अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडपम कर दिया गया है। ठीक है, जोशी मठ नगर का नाम बदल के ज्योतिषी मठ रख दिया गया। कोशिया कोटोली तहसील का नाम बदल के कैची धाम कर दिया गया है। कोशिया कोटोली तहसील का नाम बदल के क्या करा है, तो तहसील का नाम बदल के कैची धाम कर दिया गया है। अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्या नगर कर दिया गया है। चिरंजीवी योजना जो राजस्थान की है उसका नाम बदल कर क्या करा गया है, तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ये कहाँ की थी, ये थी राजस्थान की। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदल कर क्या करा गया है, तो ये कर दिया गया है अयोध्या धाम जंक्शन। क्या कर दिया गया है, अयोध्या धाम जंक्शन। ठीक है, झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर का नाम बदल कर दिया गया है जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद है उसका नाम अभी प्रस्तावित है, क्या नहीं किया है चेंज, अब इसका नाम क्या प्रस्तावित है, तो ये यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, चंद्रनगर प्रस्तावित है, किसका नाम, तो फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या रखने का वो रखा गया है, तो ये चंद्रनगर रखने प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये किसी भी एग्जाम में आया हुआ था आई थिंक। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, ये रख दिया गया है संविधान सदन। क्या रख दिया गया है, संविधान सदन। लास्ट ईयर आई थिंक यूपीपीसी से किसी एग्जाम में ये पूछा गया था। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन, जो भी नाम चेंज होते हैं वहां से एक क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसे एक दो बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। क्या है, विधानसभा चुनाव। भारत में बहुत सारे स्टेट हैं, ऐसे 3-4 स्टेट अभी रहे हैं रिसेंट में जहाँ पे चुनाव संपन्न हुए हैं, तो वहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन से स्टेट में कितने विधानसभा सीटें हैं। मान लीजिए अगर ये 4 अभी राज्यों में चुनाव हुए हैं तो यहाँ के विधानसभा की जो सीटें हैं ना वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि कई बार ये मैचिंग में दे देता है, यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जहाँ मैचिंग में देता है। छोटे एग्जामों में मतलब एसएससी के एग्जाम और रेलवे के एग्जामों में क्या करते हैं, वो डायरेक्ट एक एक क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, आंध्र प्रदेश। अभी रिसेंट में आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए, आंध्र प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं वहाँ की विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 175 सीटें हैं, किसमें, विधानसभा में। वहाँ पे कौन सी है, तो सबसे बड़ी पार्टी है वहाँ पर तेलुगु देशम। कितनी सीटें हैं, कितने सीटों से जीती है ये, 135 सीटों से जीती है। तो सब मेन क्या है ये याद रखना है। ठीक है, सीटें कितनी है वहाँ विधानसभा में। उड़ीसा में चुनाव हुए थे तो वहाँ पे 147 सीटें हैं, जिसमें कि कौन जीता है, 78 सीटों के साथ बीजेपी जीती है। अरुणाचल प्रदेश में टोटल विधानसभा की सीटें कितनी है, 60, जहाँ पे वहाँ पर भी कौन जीता है, तो आपका बीजेपी जीती है। सिक्किम में आपकी टोटल जो सीटें हैं वो कितनी है, 32, जिसमें कि आपका सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा कितनी सीटें लेकर आया है, तो यहाँ पर 31 सीटों से जीता है। तो ये सीटें इसकी याद कर लीजिएगा। ठीक है,
आंध्र प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एन चंद्रबाबू नायडू बने हैं। कितनी बार बने हैं? तो चौथी बार। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, जो मैंने ये क्या है ना कलर किया हुआ है वो याद रखिएगा। कितनी बार बने हैं? चौथी बार। स्टेटमेंट में कई बार ये क्वेश्चन दे दिया जाता है। वहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री बने हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ बने हैं आपके मोहन चरण मांझी। कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी। कितनी बार? ये पहली बार बने हैं। ठीक है। दूसरा फिर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पेमा खांडू आपके बने हैं। कितनी बार बने हैं? तो ये तीसरी बार बने हुए हैं। और उप मुख्यमंत्री कौन है? चोना मैन। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो प्रेम सिंह तमांग बने हैं। और ये कितनी बार बने? तो दूसरी बार। जहां मैंने स्टार मार्क किया है ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट में 3 बार 2 बार 1 बार देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नए बने हैं, तो उससे हम किसी और लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है। अभी ये एक टॉपिक था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी हमारा जो दूसरा टॉपिक है ये है वर्ष 2024-25 में आए तूफान। अलग अलग देश में और अलग अलग स्टेट में या फिर कहीं पे भी कोई तूफान या चक्रवात आया है तो वहां से एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस तूफान का नाम रखा किसने है, तो नामकरण किसने किया है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नामकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है चक्रवात या तूफान। शक्ति। शक्ति कहाँ आई थी? मई 2025 में आया था। और कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। भारत के पूर्वी तट पे चक्रवात ज्यादा आते हैं। नामकरण किसने किया था? शक्ति का नाम किसने रखा था? ये रखा था श्रीलंका ने। ठीक है, शक्ति का नामकरण किसने किया था? तो किया था श्रीलंका ने। अल्फ्रेड। अल्फ्रेड आया था आपका, कहाँ आया था? अल्फ्रेड, अ से अल्फ्रेड और आ से ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट पे आया था। कहाँ पे आया था? दक्षिण पूर्वी तट पर। और इसका नामकरण भी ऑस्ट्रेलिया ने ही किया था। देखिए, अल्फ्रेड, आ से अल्फ्रेड, आ से ऑस्ट्रेलिया, और इसका नामकरण भी ऑस्ट्रेलिया ने ही किया था। ठीक है। जूट। जूट का किसने किया था? ये आया था मेडागास्कर और मोजाम्बिक में। ठीक है, तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक में आया था। इसका नामकरण किसने किया था? तो मॉरिशस ने इसका नामकरण किया था। किसने किया था? मॉरिशस ने इसका नामकरण किया था। डिक लेडी आपका जो है, डिक लेडी में आपका क्या है? दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में आया था। इसका नामकरण नहीं दिया गया है। चिंडो। चिंडो कहाँ आया था? तो ये मोजाम्बिक में आया था। चिंडो आपका मोजाम्बिक में आया था। राफेल तूफान कहाँ आया था? तो क्यूबा। क्यूबा में आया था राफेल तूफान। सारा तूफान आप आया था होंडुरास देशों में आया था। होंडुरास देशों में आया था। ठीक है, और इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण क्यूबा में जो आया था राफेल तूफान, उसका नामकरण किया था आपके, किसने किया था? तो ये किया था फ्रांस ने। नामकरण और देखिए, तूफान और उसका नामकरण किसने किया था? मैचिंग में कई बार दे देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर ऐसा टाइफून। टाइफून ये आगे कहाँ आया था? तो ये म्यांमार, लाओस और वियतनाम में आया था। कहाँ आया था? तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम में आया था। इसका नामकरण किसने किया था? जापान। तो टाइफून का नामकरण किसने किया था? जापान ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है। टाइफून कोंगरे कहाँ आया था? ताइवान, फिलीपींस और कंबोडिया में। कहाँ आया था? टाइफून कोंगरे कहाँ आया था? ताइवान, फिलीपींस में आया था। और इसका नामकरण किसने किया था? तो कंबोडिया ने किया था। ये इंपॉर्टेंट हो गया, पिछली बार ये एग्जाम में पूछा गया था। दाना। दाना कहाँ आया था? तो आया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था। इसका नामकरण किसने किया था? तो इसका नामकरण किया था आपको कतर ने। यही पूछ लिया गया था कि दाना चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो कतर ने किया था। टाइफून क्रेथॉन, जो टाइफून क्रेथोन है ये ताइवान और फिलीपींस में आया था। इसका नामकरण किसने किया था? तो ये किया था जापान ने। ठीक है, इसका नामकरण किसने किया था? जापान ने। असना चक्रवात कहाँ आया था? जो असना आया था वो कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र में आया था, यानी कि गुजरात वाले एरिया में जो है वो आया था। और असना का नाम किसने किया था? तो हमारे पाकिस्तान ने। किसने किया था? पाकिस्तान ने। ठीक है, तो ये हो गया तूफान और जो चक्रवात है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप प्लीज इसको ना 1-2 बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये लर्न हो जाए एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? प्रमुख समझौते। कौन से समझौते किस किस के बीच में हुए हैं? जो प्रमुख समझौते हैं वो हम इस में कवर करेंगे। फर्स्ट है आपका पनडुब्बी सहयोग। तो पनडुब्बी सहयोग किसके बीच हुआ है? पनडुब्बी सहयोग के लिए जो समझौता हुआ है वह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ है। पहले स्वदेशी निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो नॉर्वे और हमारा नॉर्वे और भारत के बीच हुआ है। ठीक है, अब 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने के लिए
2070 तक। कब तक? 2070 तक। ठीक है, किसके बीच हुआ है? 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दो लोगों ने किया है, तो दो देशों ने किया, भारत और डेनमार्क ने। किसने किया है? भारत और डेनमार्क के बीच में आपस में समझौता हुआ है। बौद्ध सहयोग के लिए, बौद्ध सहयोग पर समझौता किसका हुआ है? तो ये हुआ है जब आपका वियतनाम और भारत। ठीक है, आयुर्वेद कृषि और संस्कृति में समझौता किया गया है। किसने किया है? ये भारत और अंगोला के बीच हुआ है। राफेल यानी 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान, ठीक है, खरीदने हेतु। किसके लिए? खरीदने के लिए किससे समझौता किया गया है? तो फ्रांस से। भाई राफेल हमारे फ्रांस से ही खरीदे जाते हैं, तो ये खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता है। लिथियम अन्वेषण और खनन, लिथियम अन्वेषण और खनन के लिए किसके साथ समझौता किया है? हमने किया है ये भारत और अर्जेंटीना के साथ। देखिए, भारत लिथियम में जो ये ट्रायंगल है, आपको भी पता है, तो ये 3 ट्रायंगल में 3 देश आते हैं यहाँ पर, अर्जेंटीना, बोल्विया और चिले। ये तीनों देश आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लिथियम होता है। लेकिन जो अगर प्रोडक्शन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है आपका पहला सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड में, किसका? लिथियम का। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो किसके साथ हुआ है हमारा? भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से त्वरित प्रभाव परियोजनाओं को लागू करने के लिए किसके साथ हुआ है? निकारागुआ के साथ। किसके साथ हुआ है? भारत और निकारागुआ के साथ हुआ है। लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग बढ़ाने के लिए, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ हमारा समझौता हुआ है? तो ये हुआ है भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है। किसके लिए? लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज, ये हमारा इंडस है ना, तो ये कि इंडिजीनियस है, हमारे भारत में खुद बनाया गया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक। ये इसको कौन निर्यात, कहाँ, किससे निर्यात किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका भारत करेगा किसको? इंडोनेशिया को। तो इन दोनों के बीच हुआ है, भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। किसके लिए? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज निर्यात करने के लिए। कितने मिलियन डॉलर के लिए? 450 मिलियन डॉलर के लिए। ठीक है, गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार हेतु किसके साथ किया गया है? गैर बासमती, ठीक है, बासमती नहीं, गैर बासमती। किसके साथ हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। किसके साथ हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। ठीक है, किसके साथ? भारत और इंडोनेशिया। अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए, यानी जो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट वगैरह भेजी जाते हैं ना, उसके जो मलबे बनते हैं, उससे निपटने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो ये किया गया है भारत और जापान ने आपस में समझौता किया है। रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता किसने किया है? तो अल्जीरिया और भारत ने किया है। महालेखा परीक्षण यानी कैग कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आता है 148 आर्टिकल में आता है कैग, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा किसके बीच हुआ है? तो भारत और सेल्सियस के बीच हुआ है। श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए किसके बीच हुआ है? तो जर्मनी के बीच हुआ है, भारत और जर्मनी। रेल परिवहन सीमा शुल्क और निवेश के लिए किसके साथ हुआ है? तो भारत और स्पेन के साथ। किसके हुआ है? भारत और स्पेन के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसके साथ हुआ है? तो ये हुआ है हमारा किसके साथ? सिंगापुर के साथ। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए, डिजिटल तकनीक के लिए, कौशल विकास के लिए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसके साथ? सिंगापुर के साथ हुआ। लोक प्रशासन और शासन सुविधा के लिए, किसके लिए? लोक प्रशासन और शासन सुविधा के लिए हमारा हुआ मलेशिया के साथ। किसके साथ? मलेशिया के साथ। कृषि, चिकित्सा, सांस्कृतिक सहयोग के लिए 2 हुए, पहले भी हुआ था, अंगोला के साथ भी हुआ है, और यहाँ पर किसके साथ हुआ है? आपका भारत और यूक्रेन के बीच हुआ है। हरित अमोनिया निर्यात के लिए किसे किया जाएगा? हरित अमोनिया निर्यात के लिए किसके साथ हुआ है हमारा? तो ये हुआ है हमारा भारत और जापान के साथ। ठीक है, एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए किसके साथ हमने किया है? ये किया है हमने श्रीलंका के साथ। एमएसएमई पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ किया है हमने? अमेरिका के साथ। एमएसएमई अमेरिका के साथ। बस एक की पॉइंट याद रख लीजिएगा ना कि एमएसएमई किसके साथ? अमेरिका के साथ। एलएनजी अवसंरचना किसके साथ? श्रीलंका के साथ। कृषि, चिकित्सा और संस्कृति किसके साथ? तो ये है यूक्रेन के साथ। ऐसे की पॉइंट याद रखिए, तब याद रहेंगे ये, है ना। अब इसमें एक लास्ट है, 1000 सिविल सेवा अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए किसके पास जाएंगे ये लोग? तो जाएंगे मालदीव के साथ, है ना। इसके साथ क्या है गया है? हमने मालदीव के साथ किया। गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए, ठीक है, लोथल आपको पता है पोर्ट है, ये पहले भी था एशियन हिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे
वहाँ पे भी भारत और वियतनाम के बीच हुआ है। किसके हुआ है? भारत और वियतनाम। ये देखो हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, तो मे बी ये पूछ ले कि लोथल कहाँ पर स्थित है और ये जो समझौता है किसके बीच हुआ है, तो किसके बीच हुआ है? भारत और वियतनाम के बीच। ठीक है, तो ये रिसेंट में आपके जो समझौते हैं ये थे। एक दो टॉपिक और है इसमें। फिर हम नेक्स्ट लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, भारत में और भारत से बाहर जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त हुए हैं पूरे साल 2024-25 के, इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है डिटोल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? डिटोल कंपनी ये किसे बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। किसको बनाया है? महेंद्र सिंह धोनी को। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत कौन बना है? तो ये बने हैं अनिल कुंबले। ओडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाया गया नीरज चोपड़ा जी को। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया है कंगना रनावत को। ठीक है, किसे बनाया गया? वर्ल्ड पैरा एथलीट के लिए किसे बनाया है? कंगना रनावत को। ठीक है, मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो कैटरीना कैफ बनी है मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो कैटरीना कैफ बनी है। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? विद्या बालन को बनाया गया है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल को बनाया गया है। फिट इंडिया आइकन के लिए किसे बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। ठीक है, स्कर्श देखिए यहाँ पे है टाटा मोटर्स, दोबारा रिपीट हो गया है। तो टाटा मोटर्स किसके लिए बनाया गया है? टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल को बनाया गया है। स्कर्चर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। 3 लोगों को बनाया गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात हो जाती है आपके लिए, है ना। कौन से हैं? जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन को बनाया है। जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन को, किसके? स्कर्चर्स का। फिर बनाया गया इंडिया गेट बासमती चावल का, किसको बनाया गया है? तो अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? अमिताभ बच्चन को। इंडिया गेट राइस का, है ना, बासमती राइस का। फिक्की फ्रेम्स का किसे बनाया गया है? ये आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। देखिए एक बार पहले भी हमारा आयुष्मान खुराना जी को बनाया गया था, वो दो जहाँ डबल डबल बनाया गया ना उसको एक साथ करके याद कर लीजिए। किसका बनाया गया था? फिट इंडिया का बनाया गया था और यहाँ पे फिक्की का बनाया गया है। 2 बार फिट इंडिया और फिक्की दोनों का कौन है? तो आयुष्मान खुराना। पूमा का किसको बनाया गया? तो पीवी सिंधु जो है उनको बनाया गया पूमा का ब्रांड एम्बेसडर। किसे बनाया गया है आपका? पीवी सिंधु को। खो खो जो कि पहली बार हुआ था इंडिया में, पहली बार हुआ है खेलों, कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। और दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और दिल्ली में क्या है, ये यूपीएससी में ना इस बार ये क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो खो खो में कितने लोग होते हैं? तो खो खो में टोटल वैसे तो होते हैं 11, इसमें होते हैं 12 लोग होते हैं, लेकिन खेले कितने जाते हैं? एक टाइम में 9 लोग ही खेलते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। फिर ये इसका खो खो का किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया सलमान खान को बनाया गया। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का किसको बनाया है? तो रश्मिका मंदाना को बनाया गया है। हीरोइन है ये, साउथ इंडियन की, है ना। पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय का मनु भाकर को बनाया गया है। इन्होंने 3 जीते थे वो मेडल। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बने हैं पंकज त्रिपाठी। थाईलैंड पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सोनू सूद। इनको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा तो इनको क्या मिला है? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी मिला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कोविड के टाइम पे इन्होंने लोगों की बहुत मदद की थी घर जाने में, इसके लिए मिला है। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड याद रखिएगा। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है नरेंद्र कुमार यादव। फिट इंडिया मूवमेंट के कौन है? नरेंद्र कुमार यादव। फ्रांसीसी कार कंपनी सिट्रोएन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं एम एस धोनी। कौन बने हैं? एम एस धोनी। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शिखर धवन को बनाया गया है। तंबाकू नियंत्रण अभियान के लिए कौन बनाया गया है? तो पीवी सिंधु को। पूमा का भी बनी थी ना पीवी सिंधु, तो ये भी बनी, तंबाकू नियंत्रण के लिए भी बनाया गया है। ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को। देखो 3 का बनाया गया है ना, ये एक साथ करके याद कर लीजिए, मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके लिए बनाया गया है? एक पीवी सिंधु को 3 का बनाया गया है, एक पूमा का, दूसरा तम्बाकू नियंत्रण का, तीसरा ग्रीन डे बेटर न्यूट्रिशन के लिए बनाया गया। तो तीनों का एक साथ करके याद कर लीजिएगा। T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर 3 लोगों को बनाया गया है। किस किस को बनाया गया है? तो यहाँ बने हैं युवराज सिंह, क्रिस गेल
ठीक है, शाहिद अफरीदी, उसेन बोल्ट, इन 4 लोगों को बनाया गया है। किसका बनाया? T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर 4 लोगों को बनाया गया था। ठीक है। अब है यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है करीना कपूर को। किसको बनाया गया है? करीना, यूनिसेफ का, यूनिसेफ इंडिया फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है करीना कपूर को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो मनु भाकर जी को बनाया गया है। ठीक है, शूटिंग की है ना ये, तो मनु भाकर को बनाया गया है। अब देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये स्कीम कब आई थी? तो ये स्कीम जो हुई थी हरियाणा की स्कीम है, हरियाणा से चालू हुई थी, सेंट्रल लेवल पे है ये। क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हरियाणा में चालू गई थी, तो यह हुई थी 22 जुलाई को। कब? 22 जनवरी को। कब स्टार्ट हुई थी? सॉरी, 22 जनवरी को स्टार्ट हुई और 2015 में स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो ये हुई थी पानीपत से। 22 जनवरी 2015 पानीपत से स्टार्ट हुई थी। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अभी इस टाइम पे है मनु भाकर। ठीक है। बिस्लेरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये देखिए, बिस्लेरी क्योंकि पहली बार बनाया गया है, जो बिस्लेरी है उसने पहली बार अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको बनाया? दीपिका पादुकोण को। तो ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट ये ठीक। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एम एस धोनी। देखो एम एस धोनी को भी 2 बार ऊपर भी बनाया गया था, फिर यहाँ पे बनाया जा रहा है। रिलायंस जियो मार्ट के भी कौन बने हैं? धोनी। एक साथ करके याद कर लीजिएगा इसे, है ना। भारत पेट्रोलियम ब्रांड के कौन बने हैं? तो राहुल द्रविड़ और नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को भी 2 चीजों के लिए बनाया गया है। रेगुलर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बनी है स्मृति मंदाना। ठीक है, रेगुलर के ब्रांड एम्बेसडर बनी है स्मृति मंदाना, स्मृति मंदाना। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के लिए बनाया है स्मृति मंदाना को। देखिए इस स्मृति मंदाना को भी 3 चीजों के लिए बना दिया गया, तो ये तीनों एक साथ करके याद कर लीजिए। हर्बल लाइफ स्मृति मंदाना, रेगुलर स्मृति मंदाना। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली। पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये दिया मिर्जा को बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर से भी एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको 1-2 बार आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट टॉपिक ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पता है आपको 18वीं लोकसभा चुनाव आपके पिछले साल 2024 में हुए हैं, तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी आरओ में भी वहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 या आई थिंक 3 क्वेश्चन पूछे गए थे ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए 18वीं लोकसभा, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सी लोकसभा थी, कितने नंबर की थी, तो ये कौन से क्रम की थी? तो ये थी आपकी 18वीं क्रम की लोकसभा। कौन से क्रम की थी? लोकसभा चुनाव थे ये 18वीं क्रम के लोकसभा चुनाव थे। चुनाव की घोषणा कब की गई थी? चुनाव की घोषणा की गई थी आपके 16 मार्च 2024 को चुनाव की घोषणा की गई थी। कब से कब तक चले थे चुनाव? तो 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक चले थे। और कितने चरण में हुए थे? तो ये हुए थे 7 चरण में। देखिए ये ना आरओ के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया था कि कितने चरण में हुए थे, तो ये 7 चरण में हुए थे। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 साल में होता नहीं है। नतीजा कितने तारीख को आए थे? नतीजा आए थे इसके 4 जून को, जिसमें कि हमारी बीजेपी जीती थी, है ना। नेक्स्ट है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे बहुत ज़्यादा हैं वो हम कवर कर लेते हैं अभी। क्या है? तो विभिन्न दलों द्वारा जीती गई सीटें। सीटें कितनी हैं जीती गई हैं? सीटों की संख्या याद कर लेना है। ठीक है, जीती गई सीटें जो हैं वो है पार्टी बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीट जीती थी। कितनी? 240 सीटें जीती थी। सीटों की संख्या, वोटों की संख्या, और वोट कितने पड़े थे? तो ये पड़े थे 36.56%। वोट परसेंट का तो नहीं, पर एक का याद रख लीजिएगा क्योंकि एक सबसे बड़ी पार्टी यही थी, तो इसका याद कर लीजिए। और आईएनसी का एक इतना है, दोनों का याद कर लीजिए, बस ये 2 का परसेंट कई बार पूछ लेते हैं। बीजेपी कितनी सीटें लाई थी? तो 240 सीटों से जीती थी। और कितने परसेंट वोट डाले गए थे? तो ये 36.56% वोट से जीती, मतलब इतने वोट इसको डाले गए थे। ठीक है, इतने थे। और ये थे आईएनसी। आईएनसी कितनी सीटें थी? तो आईएनसी की थी आपकी 99 सीटें थी। और इसमें कितने परसेंट वोट थे? 21.19% इसकी वोटिंग हुई थी। ठीक है, इसके बाद समाजवादी पार्टी कितनी है? तो 37 सीटें। उसकी इनकी तो इनका याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऊपर के 2 याद कर लीजिए। सीटें इनकी एक बार देख लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एआईटीसी की कितनी सीटें थी? 29। डीएमके की कितनी थी? 22। और टीडीपी की कितनी थी? 16 सीटें मिली थी। तो 2 इंपॉर्टेंट है ऊपर के 2। ठीक है, कितने परसेंट है और कितनी सीटें जीती थी। जेडीयू की कितनी थी? 12 सीटें लाई थी। और कितने परसेंट है? 1.25। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा।
बिहार के दृश्य से, ठीक है। अब यहाँ से है कुल मतदान कितना हुआ था, तो इस बार जो 18वीं लोकसभा चुनाव थे उसमें जो मतदान हुआ था वो ये याद कर लीजिएगा कितना हुआ था, तो ये 65.79% मतदान किए गए थे। कितने किए गए थे, तो 65.79%। लक्षद्वीप में सबसे अधिक वोट पड़े थे, कहाँ पड़े थे, लक्षद्वीप में सबसे अधिक वोट पड़े थे और कितने परसेंट पड़े थे, तो 84%, ये याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पर कौन था, आसाम था। सबसे कम वोट कहाँ पड़े थे, तो बिहार में। सबसे कम वोट कहाँ पड़ा था, बिहार में। बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। कितने परसेंट, 56.19%, ठीक है, 56.19%। जम्मू एंड कश्मीर नंबर पे, दूसरे नंबर पे कम पड़े थे, ठीक है। औसत जो थे चुने गए सांसदों की औसत जो आयु थी, कितने थे औसतन, अगर सबकी आयु मिलाई जाए तो उनका एवरेज था 56 वर्ष की एवरेज था। 3 सांसद ऐसे थे जो कि 25 साल वर्ष के थे, ठीक है। 3 सांसद जो थे कि वो 25 साल के थे, ठीक है। सबसे उम्र दराज जो आपके सांसद बने हैं वो है डीएमके केटीआर बालू, ये थे जो सबसे उम्र दराज थे। कितने साल के थे, तो 82 वर्ष के थे ये। अब ये 83 वर्ष हो गए होंगे ये, ठीक है। कुल जो महिलाएं थी कितनी थी, इस बार ये वाला यूपीपीसीएस में लास्ट ईयर पूछा, अभी जो यूपीपीसीएस हुआ था उसमें पूछा गया था। 74 महिलाएं थी। कितनी कितनी महिलाएं हैं, तो इस बार सांसद महिला सांसद बनी है वो 74 बनी। कितनी बनी है, 74। लास्ट ईयर कितनी थी, 78, मतलब पिछले चुनाव में कितनी थी, 17 चुनाव में आपकी थी 78। इस बार कितनी कम हुई है, तो 4 कम हो गई हैं। ये स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। इस बार कितनी महिलाएं सांसद बनी है, तो 74 महिलाएं सांसद बनी हैं। और कितने लास्ट चुनाव में कितनी थी, यानी 17 लोकसभा में 78 थी, तो इस बार कितनी कम हुई है, 4 कम। भाई स्टेटमेंट देगा कितनी कम हुई है, 4 कम हुई है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 18वीं कितने हैं आपराधिक, तो 18वीं लोकसभा जो हुआ है ना उसमें 46% ऐसे सांसद हैं जिनमें क्या चल रहा है, आपराधिक मामले। हमारा देश ना वैसे कमाल का देश है, यहाँ पे हर चीज के लिए एजुकेशन रिक्वायर्ड है, बट जितने भी नेता है ना उनके लिए कोई एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई गई है। ऑब्वियस वो क्यों बनाएंगे लोकसभा में बैठ के ऐसी पॉलिसीज, है ना, ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो 7 लोग ऐसे, 7 निर्दलीय सांसद थे। कितने थे, 7 निर्दलीय सांसद। निर्दलीय सांसद कितने महीने के लिए बनते हैं, तो 6 महीने के अंदर अपने आप को उनका बहुमत आपको वो साबित करना पड़ता है, ठीक है। तो 7 ऐसे निर्दलीय सांसद थे। अब 24 मुस्लिम सांसद थे और 3 आपके बौद्ध धर्म के सांसद बने हैं, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछ सकता है कितने निर्दलीय वो थे सांसद थे, तो आपके 7, ठीक है, ये है। 18वीं लोकसभा चुनाव में वोटों की गिनती के दौरान देखो, इस बार ना जो है इंदौर में कुछ कुछ चीजें हुई हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेते हैं। इंदौर लोकसभा में इंदौर लोकसभा सीट 3 नए रिकॉर्ड बने हैं वहां पे। कौन कौन से बने हैं, तो देखिए, पहले भाजपा प्रत्याशी थी शंकर लालवानी की सर्वाधिक 1000 वोट प्राप्त हुए थे। तो शंकर लालवानी जी हैं, ये किसके हैं, भाजपा के थे। कौन थे, तो शंकर लालवानी भाजपा के थे, जिनको सबसे ज्यादा वोट मिले, यानी 12,26,751, ठीक है। शंकर लालवानी जी को किसके खिलाफ वोट मिले हैं, तो ये मिले हैं आपका प्रतिद्वंदी भाजपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों से के अंतर से पराजित किया गया है, ठीक है। बस ये याद रखिएगा, सर्वाधिक वोट किसको मिले हैं, तो ये मिला शंकर लालवानी जी के, किससे थे, ये भाजपा से थे। और किसको हराया है, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो ना हो लेकिन ये जरूर हो जाएगा कि किसको हराया, तो भाजपा के संजय सोलंकी को हराया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट किसको पड़े, नोटा को। कितने पड़े हैं, 2,18,674। कितने पड़े हैं, तो नोटा को सबसे ज्यादा जो नोटा के वोट पड़े हैं ना, कितने पड़े हैं, यहीं पर इंदौर लोकसभा में पड़े हैं कितने, तो पड़े हैं 2,18,674 वोट पड़े हैं जो नोटा को। नोटा का वोट कब दिया जाता है, जब आपको पता है कि वहां पे जितने भी लोग खड़े हैं उन प्रतिशत में से आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है, तो आप नोटा को वोट डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन हालांकि नोटा को डाल लो कोई फायदा है नहीं, जितना भी किसी को ज्यादा मिल गया, 1% ज्यादा है वही जीतेगा, ठीक है, कुछ फायदा नहीं। इससे पहले क्या हुआ था, लास्ट वाले 2019 के चुनाव में क्या था, सबसे ज्यादा नोटा को वोट किसे कहाँ पड़े थे, गोपालगंज में पड़े थे। कहाँ पड़े थे, तो सबसे ज्यादा नोटा को वोट कहाँ पड़े थे, गोपालगंज में पड़े थे, ठीक है, बिहार का। कितने मत मिला था, ठीक है। सूरत से भाजपा उम्मीदवार कौन थे, मुकेश दलाल निर्विरोध। देखिए जो ये सूरत में जो चुनाव हुए थे ना, वहां पे कोई उनके खिलाफ खड़ा ही नहीं हुआ था, तो वो अकेले ही जीत गए, ठीक है, निर्विरोध जीत गए। कौन जीता है, तो मुकेश दलाल।
श्री नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे 3 बार, ये दूसरे व्यक्ति बने हैं जो कि कितनी बार बने हैं, 3 बार बने हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद आपके जो ये हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कितनी बार बने हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। ठीक है, तो ये थे इससे इम्पोर्टेंट, मतलब जो आपके क्या है विधानसभा जो है, अभी जो लोकसभा के चुनाव थे उससे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है ये, है ना। अब क्या करते हैं, जीआई टैग। अब हम कवर करते हैं जीआई टैग। तो जीआई टैग का एक यहाँ से भी एक क्वेश्चन कि पूरे 2024 और 25 में किस किस उत्पाद को आपको जीआई टैग मिला है, वो याद करने में एक मतलब एक क्वेश्चन तो यहाँ से आ ही जाता है, तो एक ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है, तो अब इसमें हम ये जो स्टार्ट करने वाले जीआई टैग में आप हर एक उत्पाद, जीआई टैग किसको दिया जाता है, भौगोलिक संकेतक के लिए दिया जाता है कि अगर कोई भी उत्पाद है या कोई भी चीज़ है जो कि उस एक इस भौगोलिक एरिया में मिलता है, स्पेसिफिकली वहीं मिलता है, तो उसको दिया जाता है। कितने सालों के लिए, कब से दिया जा रहा है, तो ये दिया जाता है आपका 2004 से दिया जा रहा है। कौन सा एक्ट है जिसके थ्रू दिया जाता है, तो ये भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम, कौन सा है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। भौगोलिक संकेतक पंजीकरण पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम जो है वो कौन सा है, 1999 का एक्ट है जिसके थ्रू दिया जाता है। 2004 से दिया जाता है ये जो है जीआई टैग, 2004 से दिया जाता है। जो सबसे पहले दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय थी जिसको मिला था। अभी कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए। तो 3 चीजें याद, स्टेटमेंट में ये भी दे दिया जाता है ना, तो ध्यान रखना है। 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। सबसे पहले किसको दिया था, दार्जिलिंग की चाय, उसको दिया था। दार्जिलिंग चाय को 2004 में पहली बार दिया गया था। और किसे दिया था, आर्टिकल कौन सा है, तो ये है एक्ट आपका 1999 का एक्ट है, भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो हम इसमें कुछ किस किस प्रोडक्ट को मिला है वो पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का आ ही जाता है ना। तो जीआई टैग स्टार्ट करते हैं। गोवा, देखो ओजी फैनी, तो मादक पेय है जिसको कहाँ कहाँ का है ये, ओजी फैनी कहाँ का, गोवा का है। राजस्थान का कौन सा है, सांगरी विन फली जो है वो कहाँ की है, राजस्थान की। ठीक, कंडीपिया आदिवासी हस्तकला है, कंडीपिया आपका आदिवासी हस्तकला है जो कि कहाँ किसका है, केरल का है। रिंडिया सिल्क, रिंडिया रिंडिया सिल्क कहाँ का है, तो ये मेघालय का है। खासी हैंडलूम, ये तो बता, गारो खासी जयंतिया मेघालय के हैं, तो इससे भी याद हो जाएगा। तो खासी हैंडलूम कहाँ का, मेघालय का। रिंडिया रिंडिया सिल्क एंड खासी हैंडलूम ये कहाँ का, मेघालय का है। कंडीपिया आपका कहाँ का है, तो केरल का। सांगरी बिन कहाँ की है, राजस्थान। और ओजी फैनी आपका गोवा का। ऐसे याद करें ना, 2-3 बार पढ़ लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बहुत सारे हैं जिनको मिला है। देखिए, बनारसी शहनाई, बनारस से ऑब्वियस सी बात है कि कहाँ का होगा, बनारस हुआ। ये हाँ तो कुछ याद करने वाली बात है नहीं। बनारस शहनाई और बनारस तबला दोनों में है, तो बनारस आ ही रहा है, इसमें आप क्या ही याद करेंगे। ठीक है, पश्चिम बंगाल का है नौलेन गुड़ संदेश। ठीक है, नौलेन गुड़ संदेश क्या है, मिठाई है, कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की। ठीक, तमिलनाडु का क्या है, कुंभकोणम पान, कुंभकोणम पान कहाँ का है, तमिलनाडु का है। थोवलई फूल कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ये क्वेश्चन कैसे देते हैं, मैचिंग मैचिंग में देते हैं, तो 4 इधर नाम देंगे, 4 इधर देंगे, मैचिंग करने के लिए दे देंगे। ठीक है, कि ये जीआई टैग कहाँ का है, किस स्टेट का है। फिर तेलंगाना है वारंगल चपाता मिर्च, टमाटर मिर्च, यानी कि वारंगल चपाता मिर्च कहाँ का है, तेलंगाना का है। गुजरात का है सौदागरी, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। ठीक है, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट आपका कहाँ का है, तो ये है गुजरात का, ये याद कर लेना है। ठीक है, ये आप आसाम का है। आसाम का तो देखो बोडो, आपको एक वर्ड याद करना है जो आपका एक आपका की पॉइंट याद कर लीजिए जो कि बोडो है। ठीक है, बोडो आपको हर जगह मिल जाएगा, बस इसको याद कर लीजिए। जैसे बोडो जो ग्वारन चावल बियर है, जो चावल से बियर बनती है वो वाली बियर है। ठीक है, मैब्र जो बिडवी चावल बियर ये भी है। बोडो जो गीसी चावल बियर है ये भी बियर है। बोडो नफाम आपका खाद्य पदार्थ है, ये भी है। बोडो ओंडला आपका खाद्य पदार्थ है, इसको मिला है। बोडो गव खा आपको किसको, ये भी क्या है, खाद्य पदार्थ है। बोडो नार्जी आपकी ये भी खाद्य पदार्थ है। बोडो
अरोनाई पारंपरिक वस्त्र है, ये याद कर लेना, क्योंकि बाकी सब तो बियर है, या तीनों में से यही दे दिया जाए कि आसाम की जो ये है ये बियर है, ये खाद्य पदार्थ है, या फिर पारंपरिक वस्त्र है, मिलान करो, ऐसे दे देंगे। लेकिन इसके लिए एक की पॉइंट आप याद रख लो, जो जिस तरीके से मैंने याद रखा हुआ है। क्या है की पॉइंट? तो बोडो। तो वो सारे जो मिले हैं ना 6 7 सब में बोडो आ रहा है, बोडो 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 यानी आसाम। ठीक है, बोडो वर्ड आते ही आपको रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए कि क्या है, आसाम की बात करी जा रही है। ठीक है, एक है बस, इसको थोड़ा सा ध्यान कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश आपका शामली जिले के गुड़, जो उत्तर प्रदेश में है, जो शामली जिले का गुड़ है उसको भी जीआई टैग मिला है। क्या है? ये रहा, शामली जिले का गुड़। शामली आपको पता ही है कहाँ का होगा, शामली जिला है तो शामली का गुड़ हो जाएगा। गुजरात में आपका है अंबाची व्हाइट मार्बल। आपको पता है कि जो मार्बल वगैरह कहाँ मिलता है? गुजरात में मिलता है। राजस्थान में तो खनन वगैरह होता है, धातु वगैरह, लेकिन गुजरात में मार्बल वगैरह ज्यादा मिलते हैं। तो मार्बल से आप जब भी याद रिलेट करेंगे, गुजरात से रिलेट कर लीजिए। ठीक है, अंबाची व्हाइट मार्बल, अजरक प्रिंट कक्ष। ठीक है, अजरक प्रिंट का कक्ष का है, ये दोनों याद रख लीजिएगा। महाराष्ट्र मिराज शहर के सितार और तानपुरा, ये दोनों कहाँ के? महाराष्ट्र के। उत्तर प्रदेश का बहुत सारा है, तो फिर से है कठिया गेहूं बुंदेलखंड। ये अब ये पूछ लेंगे कि कहाँ से है, तो जैसे कठिया गेहूं कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। अगर यूपी यूपी का ही पूछेंगे और तो शहर दे देंगे, है ना। कठिया गेहूं बुंदेलखंड। तिरंगा बर्फी कहाँ की? बनारस की। ढलुआ मूर्ति धातु सिल्क वाराणसी की, ये याद रखना है। ठीक, मध्य प्रदेश का क्या है? तो क्या गोंड पेंटिंग कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश में। गोंड पेंटिंग कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश में। रतमाल रतलाम, रतलाम आपका रियावन लहसुन, ये क्या है? लहसुन है। कहाँ का? ये दोनों एमपी में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, रतलाम रियावन लहसुन। आंध्र प्रदेश आपका है, आंध्र प्रदेश में किस किस चीज को मिली है? तो ये है नरसापुर क्रोशिया लेंस सिल्क, नरसापुर क्रोशिया लेंस सिल्क। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की है। ये इंपॉर्टेंट, जिसका एक मिला है ना, जिस स्टेट को एक कोई प्रोडक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसमें भी ना नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया है ना, ऐसे वाले जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया है, उधर वाले एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये वाला देख लेना। असम का माजुली मास्क, असम का है मास्क। पहले मुखौटा डांस, ये डांस वो डांस, सारे डांस कहाँ होते? तो असम में, तो ये देख लेना माजुली मास्क कहाँ का? असम का। मास्क डांस जो होता है ना, मुखौटा डांस, वो असम में ही होता है, तो यहाँ भी इस चीज को याद रख लेना। माजुली, माजुली वर्ड याद रख लो, दोनों असम। ठीक है, पांडुलिपि पेंटिंग, ये हो गया। त्रिपुरा मातावारी पेड़ा, कहाँ का है? मातावारी पेड़ा। रिंगनाई पचरा टेक्सटाइल, ये भी कहाँ का? त्रिपुरा का है। रिशा आदिवासी पोशाक है, ये भी त्रिपुरा का है, तो ये याद रखने वाली बात है। उड़ीसा चांदी तरकसी। ठीक है, तो चांदी तारकसी तारकसी आपका है सिल्वर फिलिग्री, ये कहाँ का है? तो उड़ीसा का। जहाँ एक जिसको मिला है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उड़ीसा का क्या है? चांदी तारकसी जो है उसको आपका जीआई टैग मिला है, चांदी तारकसी। देखिए, जहाँ सिंगल है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंगल स्टेट में देना आसान हो जाता है ना। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का है तो साजी क्राफ्ट मथुरा का है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला है, तो उत्तर प्रदेश में ऐसे ही यूपी पीसीएस में ऐसा पूछा जा सकता है कि अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ वहाँ के प्रोडक्ट को मैचिंग करने को दे दिया जाए, है ना। लौंग लत्ता कहाँ का है? और लाल पेड़ा, ये सारे यूपी का ही हैं। गुजरात कचरी खारेक खजूर, ये भी गुजरात का है। उत्तर प्रदेश हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू, ये भी कहाँ के? उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये आपका जीआई टैग है, जिसमें कि आपने 2024 और 25 के जितने भी उत्पाद हैं उनको जीआई टैग मिला है, वो हमने कवर कर लिया। तो नेक्स्ट कवर करते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। अब देखिए, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि भारत सरकार ने क्या क्या लक्ष्य रखे हैं, कब कब तक के रखे हुए हैं, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसमें कवर कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या है? यूरिया आयात को बंद करने के लिए, यूरिया आयात को बंद करने के लिए कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। ठीक है, अब क्या है? पशुधन में फुट और माउथ रोग को बंद करने के लिए कब, नियंत्रण करने के लिए कब तक रखा गया है? रखा गया 2025 तक, और समाप्त करने के लिए 2030 तक। तो फुट और माउथ रोग जो है, जो कि किसमें होते हैं? आपके एनिमल्स में हो जाते हैं, यानी पशु जो होते हैं उनके अंदर हो जाते हैं, उनको खत्म इसमें रोकने के लिए कब तक रखा गया है? रखा गया है 2025 तक, और खत्म करने के लिए 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा गया है? ये 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। कब तक का? 2025 तक का। ठीक है, टीबी उन्मूलन,
टीबी उन्मूलन का जो हमारा लक्ष्य रखा गया है 2025 रखा गया है। पेट्रोल में एथेनॉल 20% एथेनॉल मिलाने के लिए 2025 रखा गया है। ठीक है, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा गया है? 2026 तक का। नक्सलवाद आपके कौन से एरिया में? आपको झारखंड वाला एरिया हो गया, एमपी वाला एरिया हो गया, झारखंड और जो एमपी वाला एरिया हो गया ना, नक्सलवादी वहां ज्यादा है, तो उनको खत्म करने का कब तक लक्ष्य रखा गया? 2026 तक। ठीक है, $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। भारत को $1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक रखा गया है? 2027 और 28 में। कब तक रखा गया है? 2027 और 28 तक। ठीक है, चंद्रयान 4 कब लॉन्च करा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2028 तक। वैसे तो संभावना कम है, लेकिन ठीक है, 2028 तक। अभी इससे पहले हमारे 3 जा चुके हैं, एक चंद्रयान 1, 2 और अभी गया था एक 2019 में गया, एक 2008, एक 2019 और अभी एक गया था 2023 में। ठीक है, जो कि हमने साउथ पोल पे, आपका साउथ जो लैंडिंग है, दक्षिणी ध्रुव पे हमने सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। ठीक है, जिसमें हमारा इंडिया कौन से नंबर पे आ गया? चौथे नंबर पे आ गया चांद पे पहुंचने वाला। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। 300 मीटर टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ठीक है, 100 मैट्रिक आपका कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है आपका 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है आपका 2030 तक। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा। देखिए, अब ना यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे गीगावाट 500 गीगावाट किसका है? अक्षय ऊर्जा का रखा गया 2030 तक। 2030 तक। ठीक है, और 280 गीगावाट आपका सौर ऊर्जा का रखा गया है, यानी कि हालांकि लेकिन जो भी होगा 2030 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक का। कार्बन उत्सर्जन 1 अरब टन कम करने के लिए कब तक रखा गया है? 2030 तक। 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी देश में 30% जो वाहन है वो इलेक्ट्रिक से चले, उसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ठीक है, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ठीक है, कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है 2030 तक। HIV को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है आपका 2030 तक। ठीक है, और रखा गया है नेट जीरो कार्बन एमिशन। भारतीय रेलवे का नेट जीरो कार्बन एमिशन रखा गया है 2030 तक। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित किया जाएगा? तो ये 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक का रखा गया है? तो ये रखा गया है आपका 2040 तक। अब अभी तक देखो, जो 4 गए ना, उसको कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं गया है। अभी क्या है? अब व्यक्तियों को, यानी कि मनुष्यों को उतारा जाएगा। ठीक है, 2040 तक। तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को 3 ट्रिलियन बनाने के लिए, ये सरकार बना रही है अपने अर्थव्यवस्था को। कब तक? तो ये है 2047 तक। ठीक है, परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC को 80% कम करने का लक्ष्य रखा गया है आपका 2047 तक। ठीक है, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने के लिए रखा गया 2047 का लक्ष्य रखा गया। पोत निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2047 तक। मुंबई यानी मुंबई शहर जो है, ये कब तक आपका शून्य कार्बन उत्सर्जन बन जाएगा? 2050 तक। भारत द्वारा नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन कहाँ रखा गया? 2070 तक। देखिए, पता है क्या है, इतना जो ये लंबा लक्ष्य रखते हैं ना, किसको पता कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं। यार, लक्ष्य ऐसा रखना चाहिए ना कि जो 1 साल में कितना हम कंप्लीट करने वाले हैं, 10%, 20%, 50% तक हम 1 साल में कवर कर लेंगे। लेकिन कैसे रखते हैं? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद का लक्ष्य किसको पता। जनता भूल भी जाती है जब तक। तो चलिए, नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है नए दिवस हैं। देखिए, दिवस से तो क्वेश्चन वैसे भी आते हैं जो, लेकिन जो नए दिवस मनाए जाते हैं ना, नए, वो ज़्यादा 5 स्टार के पॉइंट हो जाते हैं, है ना। दिवस, टीबी दिवस कब मनाया जाता है, या फिर जो इतने सारे पर्यावरण दिवस हो गए, पृथ्वी दिवस हो, जल दिवस हो गए, ये सारे मनाए जाते हैं, सब इम्पोर्टेंट है, इनकी थीम इम्पोर्टेंट है। बट क्योंकि ये नए दिवस मनाए गए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको कवर कर लेते हैं।
आयुर्वेद दिवस, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा आपको 23 सितंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर को मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस। ठीक है। महिला शिक्षक दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 3 जनवरी को मनाया जाएगा। किसकी याद में, किसकी जयंती में मनाया जाएगा? सावित्री बाई फुल्ले की जयंती पर मनाया जाएगा। किसने किया है? ये तेलंगाना ने किया है। ठीक है, तेलंगाना राज्य का है। सावित्री बाई फुल्ले की जयंती पर मनाया जाएगा 3 जनवरी को, तेलंगाना ने ये घोषणा की है। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा आपका 21 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की है। ठीक है। कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 21 दिसंबर को। नमो भारत दिवस कब मनाया जाएगा? नमो भारत ट्रेन जो परिचालन हुआ था उसके 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए ये दिवस मनाया जा रहा है उसकी खुशी में। ठीक है। अब उसके बाद है आपके हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। तो हैदराबाद जो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था ना, 1948 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 1948 में, 17 सितंबर 1948 में चलाया गया था। उसके उपलक्ष्य में हमने 17 सितंबर को क्या मनाने की घोषणा की है? तो ये मनाया जाएगा आपका हैदराबाद मुक्ति दिवस। ठीक है। निजाम से जब हमने फ्री कराया था हैदराबाद को। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। संविधान हत्या दिवस 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक, है ना। इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उस टाइम पे आपातकाल लगाया गया था, जिसमें क्या है, संवैधानिक प्रावधानों का बहुत दमन किया गया था, यानी बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें मान ली गई थी, जिस वजह से ये दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जागरूकता के लिए मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट यही है कि कब मनाया जाएगा। तो 30 मई को मनाया जाएगा। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 25 मई को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 24 मई को। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाया जाएगा, ये क्या है, आपका जो आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु भी है। ठीक है, जिसे पेंच सिंह वाली बकरी भी कहा जाता है, यानी जंगली बकरी। तो कब मनाया जाएगा? 24 मई को। ठीक है। विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया जाएगा? 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। नॉनवेज डे कौन मनाएगा? तो यूपी उत्तर प्रदेश ने जो है साधु टी.एल. वासवानी जी की जयंती में मनाया जाएगा नो नॉनवेज डे, यानी कि इस दिन कोई नॉनवेज नहीं खाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? लास्ट ईयर जब हमारा ये चंद्रयान 3 गया था सक्सेसफुली, तभी इसकी प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी कि 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को क्या मनाया जाएगा? अंतरिक्ष राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा 23 अगस्त को। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्वतंत्र वीर गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? तो वी.डी. सावरकर की जयंती में मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? स्वतंत्र वीर गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? तो 28 मई को मनाया जाएगा। किसकी जयंती में मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा वी.डी. सावरकर की जयंती पर। कहाँ पे? तो ये महाराष्ट्र ने घोषणा की है। ठीक है। समर्पण दिवस कब मनाया जाएगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? तो 11 फरवरी को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। यूपी पीसीएस में ये आई थिंक 2 साल पहले ही पूछ लिया गया था। तो संरक्षण के लिए क्या है? डॉल्फिन के संरक्षण, जो डॉल्फिन प्रजातियां हैं उसके संरक्षण के लिए जागरूक करने के लिए। ठीक है। मैत्री दिवस कब मनाया जाएगा? तो मैत्री दिवस मनाया जाता है हमारा 6 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? इसी दिन आपकी जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। तो ये भारत ने क्या किया था इस दिन, यानी 6 दिसंबर को अब भारत ने मान्यता दी थी किसको? बांग्लादेश को। ठीक है, क्योंकि ये 1971 में आजाद हुआ था। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि लास्ट कुछ सालों में, कुछ वर्षों में स्टार्टअप की संख्या लगातार बढ़ी है, जिससे कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हमारा क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। किसके? गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए। किसके? गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है 26 दिसंबर को। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष। ठीक है।
लास्ट है ये इस टॉपिक का क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट है वो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। क्योंकि हमारा 14 अगस्त को हमारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, इसी दिन को किस रूप में मनाते हैं, विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस वाले वीडियो में हमने ये लेक्चर 1 घंटे का लेक्चर है, इसमें हमने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो कवर किए हैं, मतलब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, है ना। और यहाँ से कम आप ये समझ के चलिए कि मुझे लगता है कि 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।